Hey guys, welcome to the sixth lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने 5 कंपोनेंट्स देखे थे डब्ल्यूबीसी के। ठीक है, क्या क्या याद करो? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम इन पांचों कंपोनेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं टेबल के थ्रू। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा, मेरा आवाज आपको थोड़ा आज अजीब सा लग रहा होगा, थ्रोट इन्फेक्शन है। ठीक है, तो थोड़ा खसखस आवाज होगा, तो आप थोड़ा यू नो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगली बार से जो लेक्चर्स आएंगे, आई होप तब तक सही हो जाए, तो आवाज ठीक हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले साइज की बात करते हैं। जो एसिडोफिल्स होता है, उनका साइज जो होता है वो 10 to 14 माइक्रोन होता है। ठीक है, बेसोफिल का होता है 8 to 10। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ऑलराइट, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रैन्युल, आपको याद है ना, हमने दो भाग में बांटा था, दो ग्रुप में डब्ल्यूबीसी को, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है उनका। ऑलराइट, तो बेसोफिल जो है 8 to 10 माइक्रोन इनका साइज होता है। स्मॉलेस्ट ग्रैन्युलर ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स जितने होते हैं उन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट ये है। न्यूट्रोफिल्स 10 to 12 माइक्रोन। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 12 to 20 माइक्रोन होते हैं, और लिम्फोसाइट 6 to 16 माइक्रोन इनका साइज होता है। आगे देखिए, लाइफ स्पैन की बात करें, कब तक ये जीवित रहते हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है? तो एसिडोफिल्स की होती है सिर्फ 14 घंटे। 14 घंटे में ये बनते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। उनका जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो भी इनका फंक्शन होता है, अगर उनकी जरूरत होती है तो ये आते हैं, जरूरत नहीं होती है तो 14 घंटे में जैसे ही इनका लाइफ स्पैन पूरा होता है ये निकल लेते हैं। बेसोफिल्स 10 घंटे, न्यूट्रोफिल्स 12 घंटे, मोनोसाइट लेस देन 24 आवर्स इन ब्लड। ठीक है, और लिम्फोसाइट 5 to 7 डेज। सबसे ज्यादा कौन रहता है? लिम्फोसाइट रहता है, 5 से 7 दिन तक ब्लड के अंदर रहता है। ओके, अब देखिए आगे। स्टेन विथ, अच्छा स्टेन क्यों करते हैं? जब भी हमें किसी चीज को विजुअलाइज करना होता है ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले स्टेन करते हैं डाई से। जैसे ही हम उसे स्टेन करते हैं ना, तो वो इजिली हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाता है। ठीक है, तो जब आपको एसिडोफिल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होगा ना, तो आप इसको एक एसिडिक डाई ईओसिन से क्या करोगे? स्टेन करोगे। ठीक है, ईओसिन, ईओसिन से स्टेन होता है एसिडोफिल, इसीलिए एसिडोफिल का एक और नाम होता है ईसिनोफिल। ठीक है, eosinophils, eosin से होता है तो eosinophils। Alright, acidophils is also known as eosinophils because acidophils can be stained with an acidic dye called eosin। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बेसोफिल जो होता है ये एक बेसिक डाई, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू से इसे आप स्टेन कर सकते हो, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? बेसोफिल। क्यों? क्योंकि बेसिक डाई से स्टेन होता है ना, तो नाम है बेसोफिल्स। कौन सा बेसिक डाई? मिथाइलिन ब्लू। न्यूट्रोफिल जो होता है ये किसी भी डाई से आप इसे स्टेन कर सकते हो। ठीक है, इसी एसिडिक से भी आप कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, इनफैक्ट न्यूट्रल से भी कर सकते हो, तो नाम पड़ गया न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रल डाई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, बाकी मोनोसाइट लिम्फोसाइट को आपको याद नहीं रखना डाई। ठीक है, किससे स्टेन करना है। लेकिन नंबर की बात करें तो देखो, एसिडोफिल 2 to 3% होता है टीएलसी, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसका 2 to 3% जो है वो तो एसिडोफिल्स होगा। 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होगा वो बेसोफिल होगा। ठीक है, 100% टीएलसी में से 2 से 3%, एसिडोफिल 0.5 से 1%, बेसोफिल मिनिमम भी नंबर सबसे कम होते हैं नंबर में। और न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 60 to 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, सबसे मैक्सिमम। ठीक है, सबसे मैक्सिमम कौन सा कंपोनेंट होगा ल्यूकोसाइट का? न्यूट्रोफिल। सबसे मिनिमम बेसोफिल। ठीक है, और जो मोनोसाइट होता है वो होता है 6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले ना मैं आपको दो ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले देखो, एक तो है MANBL, ठीक है, मैन बलवान, मैन बलवान, ओके। तो इससे आप याद रख लो। ये देखो, एम से कौन आ गया, एम से आ गया मोनोसाइट, ठीक है, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा से छोटे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ, ओके। तो मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा एसिडोफिल्स। ठीक है, मोनोसाइट सबसे बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा कौन, एसिडोफिल। फिर अगला कौन है, एन, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, फिर कौन है, बेसोफिल। सबसे छोटा कौन है, लिम्फोसाइट्स। सो बड़े से छोटे के तरफ जा रहे हैं हम साइज से कंपैरिजन में। तो MANBL, मैन बलवान, मैन मतलब आदमी, बलवान मतलब ताकतवर। दूसरा ट्रिक है NLM। NLM आपने पढ़ा है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स में शायद आप पढ़ते हो, राइट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन AB, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन AB करके आप याद रखो। ये कैसे आप पढ़ोगे, देखो, एन, एन मतलब क्या, एन मतलब आ गया आपका न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा नंबर से हम लोग सबसे कम नंबर की तरफ जा रहे हैं, NLM AB, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, अब बताओ, ऐसे करके आप याद कर लो, AB का आप कुछ बना लो, ठीक है। NLM तो आसान है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर में तो न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट का नंबर, फिर मोनोसाइट का, फिर ए यानी कि एसिडोफिल्स का 2 to 3%, और सबसे कम कौन है, बेसोफिल, तो लास्ट में बी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अब स्टूडेंट्स बात करते हैं शेप ऑफ न्यूक्लियस की। जो एसिडोफिल्स होगा, इनका न्यूक्लियस का शेप कैसा होगा, बाइलोब, दो लोब होंगे। देखो डायग्राम देख लो, ठीक है, नीचे में सारे जितने भी कंपोनेंट्स है ना, इन सबका डायग्राम है। तो आप एसिडोफिल्स में देखो, दो लोब है न्यूक्लियस, ठीक है, दो लोब, बाइलोब। बेसोफिल्स की बात करें तो 2 और 3 लोब्स होता है, और एस शेपेड होता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये एस शेपेड होता है, और 2 से 3 लोब होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक तरह का मॉडिफाइड बेसोफिल है जो आपको टिश्यू में देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल। जो बेसोफिल का फंक्शन है वही मास्ट सेल का भी है। ठीक है, मास्ट सेल इज अ मॉडिफाइड बेसोफिल्स, ओके। चलिए, न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स की, तो ये 3 to 5 लोग होते हैं। ये मास्ट सेल के बारे में आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा, जब सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़े होंगे, तो वहां पे मैंने आपको मास्ट सेल के बारे में पढ़ाया था ना। तो ये मास्ट सेल कुछ कुछ नहीं है, इट इज अ मॉडिफाइड बेसोफिल। जो बेसोफिल का फंक्शन है ना ब्लड में, यही मास्ट सेल का फंक्शन टिश्यू में होता है, यही, ठीक है, ये टिश्यू में अपना फंक्शन करता है, सेल है ना मास्ट सेल, ठीक है, बेसोफिल भी सेल है, लेकिन ये ब्लड में रहता है। मास्ट सेल की जब हम बात करते हो तो ये कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, ओके। दोनों का फंक्शन सेम ही है, बस मास्ट सेल याद रखिएगा, इट इज अ मॉडिफाइड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल 3 to 5 लोब्ड होता है न्यूक्लियस। मोनोसाइट किडनी या बीन शेपेड न्यूक्लियस होता है। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, लार्ज, ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म बिकम्स पेरिफेरल। इतना बड़ा न्यूक्लियस है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो सरफेस की तरफ आपको देखने को मिलता है, पेरिफेरल की तरफ, क्योंकि सेंटर में कौन है, बड़ा सा न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म कहाँ आ जाता है, पेरिफेरी की तरफ, सरफेस की तरफ, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म लिम्फोसाइट का कैसा है, पेरिफेरल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे भी मेरा आवाज सुनकर ना अजीब लग रहा है, बट मैं क्या करूँ, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश वारिश हो रहा है, ठीक है। आज आज का वेदर पता है कैसा, सुबह उठा बारिश, फिर धूप, फिर बारिश, फिर धूप, अभी फिर बारिश हो रहा है। एक ही दिन में 5-6 बार वेदर चेंज हो रहा है, बारिश धूप, बारिश धूप, ऐसे ही हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फंक्शंस की। देखो, इन जनरल WBC का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। तो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है WBC। तो जो WBC के कंपोनेंट्स है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, न्यूम्फोसाइट्स, ये भी हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो देखो, एसिडोफिल्स जो होता है, दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी। जो एलर्जी होता है किसकी वजह से होता है, एलर्जेंस की वजह से, एलर्जेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है और एलर्जी कॉज करता है। तो उस एलर्जेंस को एलिमिनेट करने का काम बॉडी से एसिडोफिल्स का होता है।
पैरासिटिक इन्फेक्शंस आप एनिमल किंगडम में पढ़े हो, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस में पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट, पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, मतलब पैरासिटिक जो एजेंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम एसिडोफिल्स का होता है। बेसोफिल्स की बात करें तो सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है और क्लॉट अगर फॉर्म हो गया तो जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सही से नहीं होगा, तो ब्लड क्लॉट फॉर्म ना हो, इसीलिए स्मॉल मात्रा में हिपैरिन का सिक्रीशन करते हैं बेसोफिल। अच्छा, अच्छे खासे मात्रा में हिपैरिन का सिक्रीशन कौन करता है, याद रखिएगा, लिवर। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करते हैं, ये होते हैं वैसोडायलेटर, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देते हैं। डायलेट करने के बाद जब इन्फेक्शन होता है ना, तो जो ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है तो वहां पे जो सेल्स है जो क्या करेंगे, हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इन्फेक्शन को फैलने से रोकेंगे। ठीक है, वो सारे सेल्स वहां पे अच्छे से आ पाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। हिस्टामिन क्या होता है, वैसोडायलेटर होता है। ऑलराइट। सेरोटोनिन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसोडायलेटर समझे ना, जैसे देखो ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ तो ये ब्लड वेसल है, ये डायलेट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो जो सेल्स जो आके इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकेंगे, तो जगह भी तो होना चाहिए उन सेल्स के आने के लिए। तो जो हमारे जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, वैसो डायलेटर। सेरोटोनिन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है आगे जाके बाद में। ठीक है, ताकि जो ब्लड फ्लॉस हो वो रुक जाए। कहीं पे कट लग गया, ठीक है, कट लग गया, तो कट लगने के कारण क्या होता है, खून वहां से धड़ाधड़ निकलेगा, तो सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है, तो ब्लड वेसल्स जो कुछ इस तरीके का था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड लॉस जो होता है, आई मीन ब्लड लॉस, वो रुक जाता है। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस तो आप जानते हो, इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या वायरसेस को। न्यूट्रोफिल्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है डायपिडेसिस, ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट हो जाते हैं, टिश्यू में पहुंच जाते हैं और टिश्यू में जो पैथोजन होते हैं उसका फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये भी न्यूट्रोफिल की तरह ही फंक्शन करते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करके क्या करते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में हमेशा वायरस एंड बैक्टीरिया तो नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, जो आरबीसी आपको पता है ना, हेमोकोनिया मैंने आपको पढ़ाया था, जो माइन्यूट बिट्स ऑफ आरबीसी, याद है, कुछ कुछ आरबीसी जो होते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, बूढ़े हो गए, तो जैसे ही हार्ट ने कस के ब्लड को पंप किया तो आरबीसी आपस में टकरा टकरा के टूट जाते हैं, तो माइन्यूट बिट्स ऑफ आरबीसी, उसको हम क्या कहते हैं, हेमोकोनिया। तो ब्लड में से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आरबीसी के, तो इनको क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस से इनको इनगल्फ करके डाइजेस्ट करने का काम होता है मोनोसाइट्स का। तो इन्हें कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड, बिकॉज दे इनगल्फ डैमेज्ड और डेड माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं ब्लड में। ठीक है, न्यूट्रोफिल तो डायपिडेसिस करके टिश्यू में आ जाते हैं और टिश्यू में फैगोसाइटोसिस करते हैं। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये वायरस और बैक्टीरिया को भी इनगल्फ करते हैं, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया अगर नहीं है तो जो माइन्यूट बिट्स होते हैं ना, टुकड़े होते हैं आरबीसी के, वो टुकड़ों को साफ करने का काम किनका होता है, मोनोसाइट्स का होता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो देखो, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल एंड बी सेल। टी किलर लिम्फोसाइट जो होते हैं ये डायरेक्टली क्या करते हैं, टी टी लिम्फोसाइट जो होते हैं डायरेक्टली माइक्रोब्स को किल करते हैं। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या करता है, उन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी किलर डायरेक्टली किल माइक्रोब्स, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज। इसके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में और डिटेल में पढ़ोगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, एक बार देख लो। एसिडोफिल्स के लिए एक टर्म याद रखना, इसनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया क्या है, देखो एसिडोफिल्स को आप इयोसिनोफिल भी कहते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसिडोफिल्स इंक्रीज ड्यूरिंग टेनियसिस, एस्केरेसिस एंड हे फीवर।
ये सब क्या है? टेनियसिस एंड एस्केरिसिस, ये सब आपको पता है डिसऑर्डर्स है जो कि अ, जो पैरासिटिक एजेंट्स होते हैं वो कॉज करते हैं। हे फीवर जो होता है जब कोई एलर्जन आपके बॉडी में गया, ठीक है। जैसे बहुत बहुत लोगों का आप देखोगे कि पॉलन ग्रेन होता है, उससे एलर्जी होती है, तो पॉलन ग्रेन को वो इनहेल कर लेते हैं तो उनको फीवर हो जाता है, तो उसको कहते हैं हे फीवर। टेनियसिस और एस्केरेसिस ये आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, ठीक है। जो एनिमल पैरासिटिक एजेंट होते हैं वो कॉज करते हैं। तो ये जैसी अगर किसी पर्सन को होता है ना, तो उस पर्सन के ब्लड में एसिडोफिल का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि एसिडोफिल क्या करेंगे? इम्यूनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट दिस पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर एलर्जी। तो एसिडोफिल का नंबर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इयोसिन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इयोसिनोफिलिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसिडोफिल्स इन ब्लड, ठीक है। एसिडोफिल्स का नंबर बढ़ गया कब? जब ये ऐसा पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ या एलर्जी एलर्जी हुआ, हे फीवर इन्फेक्शन हुआ, सॉरी हे फीवर हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? हे फीवर एलर्जी, एलर्जन की वजह से कॉज हुआ। टेनियसिस एंड एस्केरिसिस पैरासिटिक इन्फेक्शन है। तो एसिडोफिल क्या करेगा? इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो एसिडोफिल का नंबर बढ़ जाएगा ब्लड में। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसिडोफिल इज नोन एज इयोसिनोफिलिया, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रोफिल्स के बारे में आप याद रखिएगा, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड फैगोसाइटिक नेचर दे आर कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। माइक्रो पुलिसमैन होते हैं ब्लड के, ठीक है, ढूंढते रहते हैं जहां पे इनको दिख गया बैक्टीरिया या वायरस पकड़ लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ब्लड में तो ये फैगोसाइटिक नेचर करेंगे, डायपेटिसिस करके टिश्यू में भी आ जाते हैं और वहां पे भी क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस करते हैं। ब्लड में तो करते ही है, ऑलराइट, साथ ही साथ टिश्यू में भी करते हैं। और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये डायपेटिसिस नहीं करेंगे, डायपेटिसिस न्यूट्रोफिल्स करते हैं। मोनोसाइट्स तो ब्लड में ही वायरस बैक्टीरिया को धरते हैं, और जब वायरस बैक्टीरिया नहीं है तो माइन्यूट बिट्स ऑफ ब्लड कॉर्पुसल होता है, उसको अभी फाइगोसाइटोसिस कर लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो कि साइज में छोटे होते हैं तो इनको माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है ऑफ ब्लड, और मोनोसाइट्स को मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन है, कुछ स्पेशल पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हमने WBC कंप्लीट किया, ठीक है। आई होप अगले लेक्चर तक मेरा आवाज सही हो जाए, तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। वैसे मैं बहुत सारा गरम गरम लिक्विड कॉफी वॉफी पी रहा हूँ ताकि जल्दी ठीक हो जाए, मेडिसिन भी लिया है। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में ऑफ बॉडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।